गुड इवनिंग। सभी लोग आ गए? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कांग्रेस की स्थापना और इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट होना भी जरूरी है। हम कांग्रेस की स्थापना के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको पढ़ेंगे, साथ में इसकी स्थापना क्यों हुई ये कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। आखिर कांग्रेस की स्थापना का सच क्या है? एक अंग्रेज के हाथों कांग्रेस की स्थापना होती है। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एओ ह्यूम। एओ ह्यूम, जिन्हें कांग्रेस का पिता कहा जाता है, तो क्या पड़ी थी कि एक अंग्रेज एक ऐसे संगठन की स्थापना करेंगे जो भारत से अंग्रेजी शासन को ही समाप्त कर दे। काफी अचंभित करने वाला लगता है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई चीनी नागरिक गाएगा, इस दिवाली दीप जलाना दिए की। आपको काफी आश्चर्यचकित करेगा कि आखिर एक अंग्रेज क्यों कांग्रेस की स्थापना कर रहा है। यहीं पर संदेह होता है। इस संदर्भ में लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिया, यानी भारतीयों के असंतोष को सुरक्षात्मक तरीके से बाहर निकालने का एक मंच कांग्रेस था। कांग्रेस ने भारतीयों के असंतोष को हिंसात्मक रूप की बजाय संवैधानिक रूप से बाहर निकालने का प्रयास किया। भारतीय केवल अपनी मांगे रखेंगे, ब्रिटिश सरकार उस पर विचार करेगी। ये उनके ऊपर होगा कि वे कितनी मांगों को मानती है। रजनी पामदत्त, जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा, कांग्रेस की स्थापना एक सुनियोजित योजना के तहत की गई। उनका भी सारा साफ था, अर्थात कांग्रेस के द्वारा जो जन आंदोलन है इसकी आक्रोश को कम करने का प्रयास किया गया। जिस तरह से कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, ये आप जानते हैं। उस वक्त के वायसराय डफरिन थे। डफरिन ने कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक संगठन कहा। यहां पर आप डफरिन को डफर कह सकते हैं कि कैसे कांग्रेस एक माइक्रोस्कोपिक संगठन होगा। कांग्रेस जिससे कि हजारों लोग जुड़ते चले गए, इसको एक माइक्रोस्कोपिक संगठन कहना मूर्खता थी। तो डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई, ये आप याद करेंगे। जिस तरीके से एओ ह्यूम डफरिन के पास गए, कांग्रेस की स्थापना का विचार दिया, डफरिन ने समर्थन किया कि चलो अच्छा है, भारतीयों के असंतोष को चुपचाप तरीके से निकालने का एक मंच तैयार होगा। एओ ह्यूम को जब देखते हैं तो एओ ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। 1857 का जो विद्रोह है उसमें वे कानपुर में पदस्थापित थे। इन्होंने विद्रोह को बड़ी नजदीक से देखा। विद्रोह की ज्वाला की तपिश इन्होंने महसूस की। भारतीयों के असंतोष को इन्होंने झेला। ऐसा दोबारा न हो ये सोचते थे। 1857 के गदर की स्मरण से ही इनके रूह कांप जाते थे। इन्होंने प्रयास किया कि इस तरह से दोबारा कोई हिंसात्मक विद्रोह न हो और भारतीय बड़े ही विनम्रता पूर्वक अपनी बातों को रखें। यही कारण है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 से
1905 तक जो नरमपंथी अपने डिमांड को रखते हैं, इसको लेकर राष्ट्रवादी नेता इसे भिक्षावृत्ति की संज्ञा लेते हैं। लेकिन जब कांग्रेस से जुड़े हुए हर सदस्य और नेता के संदर्भ में हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि ये सभी महान देशभक्त थे, महान राष्ट्रवादी थे। दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, इन सबों की राष्ट्रभक्ति पर हम संदेह नहीं कर सकते। तो यूं के अपने कारण रहे होंगे, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादी उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस की स्थापना की तरफ आगे बढ़े। यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि हम जो एक राष्ट्रवादी संगठन बना रहे थे तो ब्रिटिश सरकार के दमन से बचाना भी आवश्यक था। इस कारण एक अंग्रेज अधिकारी का सहयोग लिया गया। यदि अंग्रेज अधिकारी का सहयोग नहीं लिया जाता तो यह संगठन शैशवावस्था में ही कुचल दिया जाता। ब्रिटिश सरकार बहुत ताकतवर थी, अपने खिलाफ किसी भी तरह के राष्ट्रवादी संगठन या विद्रोह को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि अंग्रेज ये सोचते थे कि वे कांग्रेस का सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो हम एक अंग्रेज अधिकारी का त्वरित चालक के रूप में, लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में उपयोग कर रहे थे। आप देखेंगे महान उद्देश्य के लिए इस तरह से किया गया प्रयास कभी भी छोटा नहीं होता, ये महान ही होता है। और जिस तरह से कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस का अधिवेशन, इसको आप एक के बाद एक देखेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि यह देशभक्त संगठन थी और अखिल भारतीय स्तर की प्रथम संगठन होने का गौरव कांग्रेस को मिला। कांग्रेस के पहले जो राजनीतिक संगठन थी, भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी, जो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर आप देखेंगे इंडियन एसोसिएशन भी ऑल इंडिया लेवल का स्वरूप प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसे यह गौरव नहीं मिला। यह गौरव इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रारंभिक नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सजेशन पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ये जो कांग्रेस शब्द है, ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया। इसका मतलब है लोगों का समूह। तो इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ये शब्द जुड़ा। इसका प्रथम अधिवेशन जो बॉम्बे में हुआ, ये पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में चूंकि हैजा फैला हुआ था तो बॉम्बे में किया गया। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। कांग्रेस में ये स्थापित था कि जहां पर अधिवेशन होगा वहां का व्यक्ति इसका अध्यक्ष नहीं बनेगा। दूसरे, कांग्रेस के अधिवेशन अलग अलग क्षेत्रों में आप देखते हैं। सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, जो देश की वाणिज्यिक राजधानी है। इसके बाद कलकत्ता में हुआ, जो उस वक्त की राजनीतिक राजधानी थी। उसके बाद मद्रास में हुआ, जो कि देश का प्राचीनतम बंदरगाह है। उसके बाद इलाहाबाद में हुआ, धार्मिक नगरी, जो देश का हृदय स्थल भी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना जो देश के विभिन्न भागों में हुआ, पहला बॉम्बे, दूसरा कोलकाता, उस वक्त कलकत्ता था, तीसरा मद्रास, थर्ड मद्रास हो गया, एंड फोर्थ वन इलाहाबाद। आज प्रयागराज है इलाहाबाद। तो ये 4 विभिन्न क्षेत्रों में हुए, जो बताता है कि कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर की संगठन थी।
पहले के अध्यक्ष WC बनर्जी, दूसरे के दादा भाई नौरोजी, तीसरे के बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे के जॉर्ज यूले। आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विश्व पितामह माने जाते हैं। ये ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया भी हैं अपने उदारवादी विचारों के कारण। आप मद्रास अधिवेशन में देखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और यहां पर आप देखते हैं जॉर्ज यूले अध्यक्ष बनते हैं, अर्थात कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले हैं। इसके बाद पांचवा अधिवेशन में वेडरबर्न है। आपको याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, डब्लू के चाचा जी ना बाहर गए, तो यहां पर बाहर जा रहे हैं ना, WC बनर्जी, ठीक है, डब्लू के दादाजी है ना, तो डब्लू के दादाजी बाहर जा रहे हैं, तो WC बनर्जी, दादाजी में दादा भाई नौरोजी, बाहर जा रहे हैं मैं बदरुद्दीन तैयब जी, जा रहे हैं मैं जॉर्ज यूले। इस तरह से आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। उसका विलियम वेडरबर्न, तो दैट मीन्स वेल, इस तरह से आप, तो दैट मीन्स आप इस तरह से याद कर सकते हैं। कांग्रेस 1891 में जो अधिवेशन हुआ नागपुर में, जिसके अध्यक्ष आनंद चार्लू थे, यहाँ पे कांग्रेस और राष्ट्रीयता ये दोनों एक दूसरे का पर्याय बन गया। तो कहीं से भी हम कांग्रेस को ऐसा नहीं मान सकते हैं कि यह अंग्रेजों के हाथ का एक खिलौना था। वास्तविक रूप से कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संगठन रही है और स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंतिम परिणति तक, यानी हमें स्वतंत्रता दिलाने तक कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रही है। आप देखेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, ब्रीफली इसको देख लेना है कैसे इंपॉर्टेंट है। जिस रूप में आप देखते हैं 1991 में कांग्रेस और राष्ट्रीयता एक दूसरे के सहयोगी हो गए ना। थोड़ा सा और पीछे आएंगे, 1887 से ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। प्रश्न पूछा जाता है, इस तरह से आपको याद रखना है कि किस वर्ष से ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। 1887 से 1890 में एक तरह से ये आदेश आ गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस के अधिवेशन में भागीदारी नहीं करेंगे। देखेंगे राष्ट्रवादी संस्था तब तो इस तरह के आदेश आ रहे हैं, है ना। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष बने और यहाँ पर वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। आप जानते हैं वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह की भी चर्चा है। देखेंगे फैक्ट के साथ साथ जितने ज्यादा आप एनालिसिस कर सकते हैं उतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1896 के बाद आप 1905 में आएंगे, यहाँ पर बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का आलोचना करते हैं, साथ में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करते हैं। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग करते हैं। स्वराज शब्द का प्रथम उपयोग दयानंद सरस्वती ने किया। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज की स्थापना करते हैं और भारत के मार्टिन लूथर माने जाते हैं। लेकिन इस तरह से कोशिश करना है कि फैक्ट और साथ में कुछ एनालिसिस हो, उससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य हो, उसको भी आप याद रखें। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ और यहां अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। देखेंगे रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। घोष जहां नरमपंथी है, बोस जो हैं वो क्रांतिकारी हैं।
रास बिहारी बोस वही व्यक्ति हैं जो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर उस वक्त बम फेंकते हैं। यानी एक वायसराय पर बम फेंका जाना कितना दुस्साहस का कार्य है। उस वक्त बम फेंकते हैं जब वायसराय दिल्ली में चांदनी चौक के रास्ते प्रवेश कर रहे थे। चांदनी चौक पर उन पर बम फेंका जाता है। तो रास बिहारी बोस एक क्रांतिकारी हैं। यहाँ से वे जापान चले जाते हैं, आगे चल के आजाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजाद हिंद फौज का प्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मस्तिष्क में आया। ये सब आप पढ़ते हैं। रास बिहारी बोस को भी आपने देख लिया। इसके बाद रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को देते हैं। तो ये बोस अलग है, घोष अलग है। कैसे याद रखेंगे? तो आप देखते हैं चिड़िया घोंसला बनाती है और घोंसला हमेशा टूट जाता है। यहाँ पर कांग्रेस भी टूट रही है, दो भागों में बट रही है। तो रास बिहारी घोष के समय में कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल। 1908 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन और यहाँ पर अध्यक्ष रास बिहारी घोष ही हैं और यहाँ पर कांग्रेस का संविधान बनाया जाता है। काफी अच्छी बात है, लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अब आप 1911 में देखेंगे BN धर अध्यक्ष हैं और कलकत्ता में अधिवेशन होता है। देखें कलकत्ता में बड़े महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए और यहाँ पर जन गण मन पहली बार कांग्रेस मंच से गाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, इसके रचयिता हैं और उन्हें गौरव प्राप्त है कि 2 देशों का राष्ट्रगान उन्होंने लिखा है, भारत का भी और बांग्लादेश का भी। आमार सोनार बांग्ला है ना, ये भी आप जानते हैं। 1911 के बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन 1912 में पटना बांकीपुर में। बांकीपुर पटना का पुराना नाम है और यहाँ मुधलकर अध्यक्ष रहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 1916 में लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन इस रूप में महत्वपूर्ण है कि यहाँ AC मजुमदार अध्यक्ष है और नरम दल और गरम दल दोनों मिल जाते हैं। देखेंगे जब भी आप AC लगा के ठंडे में बैठेंगे दिमाग आपका शांत हो जाएगा, तो जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर नरम दल गरम दल के झगड़े समाप्त हुए, दोनों मिल गए। AC मजुमदार अध्यक्ष थे। तो याद रखना है जब भी AC लगेगी आपकी जो करवाहट है दूर होगी। इस तरह से याद रखिए, है ना। अंबिका चरण मजुमदार। और लखनऊ अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन रहा और यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं, पांव पकड़ लेते हैं, बाबा आपको चलना होगा। और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी बिहार के चंपारण आते हैं और भारत में अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग बिहार की पावन धरती पर करते हैं। तो देखेंगे 1916 का अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1917 का अधिवेशन होता है जिसमें एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। ध्यान रखेंगे बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग सरोजिनी नायडू टिक कर देते हैं लेकिन वो भारतीय महिला अध्यक्ष है जो बाद में बनी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 1917 के बाद 1918 में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बनते हैं और सूर्यनाथ बनर्जी जैसे नरमपंथी नेता कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन होता है। लाला लाजपत राय यहाँ अध्यक्ष बनते हैं। लाला लाजपत राय जैसा कि आप जानते हैं पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं और एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। इसी के साथ साथ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी अध्यक्षता वो करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो जेल में है CR दास, तो हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया जाता है। 1922 में बिहार के गया में अधिवेशन होता है, ये दूसरा अधिवेशन है और यहाँ CR दास को अध्यक्ष बनाया जाता है। CR दास जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं और इन्होंने इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के सहयोग से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना भी की। तो स्वराज दल का गठन इनके द्वारा होता है। CR दास 1924 में आएंगे तो देखेंगे कि
महात्मा गांधी, है ना, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी एकमात्र कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता करते हैं। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है और सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष है और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, यह भी याद रखना है आपको। फिर आप देखेंगे 1926 में गुवाहाटी में अधिवेशन होता है। गुवाहाटी जो कि उत्तर पूर्वी भारत में कांग्रेस का पहला अधिवेशन है और यहां पर कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया जाता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। यह काफी रोमांचक है कि एक पिता कांग्रेस की जिम्मेवारी अपने पुत्र को दे रहे हैं, अध्यक्षता अपने पुत्र को दे रहे हैं। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के मन से पूर्ण स्वराज का नारा दिया और रावी के तट पे तिरंगा भी फहराया। 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ और यहां पर कुछ युवा जो गांधी जी से नाराज थे उन्होंने गांधी जी को काला झंडा भी दिखाया। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क के नाम से जानते हैं इनको। कराची अधिवेशन की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यहाँ पर आप मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया और साथ में देश की आर्थिक नीति कैसी होगी इसका भी प्रारूप दिया गया। 1933 में देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेन गुप्ता अध्यक्ष होती हैं और नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष है। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं और यहाँ वो कहते हैं कि विश्व की समस्याओं का समाधान समाजवाद में है। 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं और फैजपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है यह गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है, यह भी इंपॉर्टेंट है। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात में है, यह आपको याद रखना है। 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ पर गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर वे अध्यक्ष बनते हैं। यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है, इसे हम त्रिपुरी क्राइसिस भी कहते हैं। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि जब सुभाष ने इस्तीफा दे दिया तो अध्यक्ष कौन बने। बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है कि पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर आए हैं तो उनको टिक कर देते हैं, लेकिन आपको यहां सावधान रहना है। राजेंद्र प्रसाद यहां अध्यक्ष बनते हैं। सुभाष इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1940 में देखेंगे मौलाना आजाद अध्यक्ष बनते हैं। 1940 से 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं होता है तो लगातार ये अध्यक्ष रहते हैं। मौलाना आजाद जो कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं। 1946 में आप देखेंगे जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं। देश की स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है और इसको आपको याद रखना है। 1947 में राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। आप पूछेंगे सर जब 1947 में राजेंद्र प्रसाद बने तो देश की स्वतंत्रता के समय तो कांग्रेस के अध्यक्ष वही होंगे। यहां आपको समझना है कि कांग्रेस का अधिवेशन जो दिसंबर के लास्ट में होता है, जैसा कि 28 दिसंबर में इसका गठन हुआ, तो 28 दिसंबर से इसका अधिवेशन 3 दिन का 4 दिन का चलता है। तो 28 दिसंबर में जो चुनाव होते हैं, जो भी चुना जाएगा अध्यक्ष वो आपको उस साल का होगा। जैसे 1946 में दिसंबर के समय में जब जेबी कृपलानी को अध्यक्ष चुना गया तो वे 1946 के अध्यक्ष हैं जो दिसंबर 1947 तक अध्यक्ष रहते हैं।
और यहाँ पर देखें कि देश की स्वतंत्रता अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हुई। तो इसलिए जेबी कृपलानी यहाँ अध्यक्ष है और राजेंद्र प्रसाद चूंकि दिसंबर यानी जो 28 दिसंबर में अधिवेशन हुआ वहां पे अध्यक्ष चुने गए, तो वे 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखेंगे, कोशिश करना है कि आप फैक्ट को एक कॉन्सेप्ट के साथ याद करें जिससे कि गलतियां ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का प्रयास करें। इस तरह से याद करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग कल फिर करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो लाइक करेंगे तो और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।